मेरे प्यारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं फिर से एक रिपीट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से नए बच्चे भी हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं धीरे धीरे जैसे जैसे चैनल आगे बढ़ रहा है। तो मैं उनके लिए बता देता हूँ, हम लोगों ने सीए इंटरमीडिएट लेवल पे ऑडिटिंग एंड एथिक्स के लिए आपके लिए एक कम्प्लीटली फ्री रेगुलर बैच अनाउंस की है यूट्यूब के ऊपर, जिस यूट्यूब चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो। तो ये जो भी वीडियो लेक्चर्स रहेंगे वो आपके जनवरी 2025 की जो एग्ज़ाम होगी उसके लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। उससे रिलेटेड सारे वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप वीडियो सेक्शन में जाकर या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। नाउ, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, चैप्टर नंबर 3 हमारा शुरू है। चैप्टर नंबर 3 का टाइटल है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। तो मित्रों, इसमें कुल मिलाकर 16 टॉपिक्स है। हमारे 15 टॉपिक्स यानी टॉपिक नंबर 1 2 3 4 ऐसे 15 टॉपिक्स हमारे कंप्लीटली डिस्कस हो चुके हैं। अभी हमारा टॉपिक नंबर 16 शुरू है। तो टॉपिक नंबर 16 के ऊपर मैं आपको लेके आता हूँ और यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। टॉपिक नंबर 16 का टाइटल है द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क। मित्रों, ये जो टाइटल है, ये जो हेडिंग है, ये बेसिकली ऐसे 330 का हेडिंग है। दैट मीन्स टॉपिक नंबर 16 आपको कंप्लीटली ऐसे 330 के ऊपर बेस्ड है। अब ये जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है 330, ये आपके सीए इंटरमीडिएट लेवल पे पार्शली एप्लीकेबल है। कंप्लीट ऐसे 330 की सारी प्रोविजंस आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो जितना हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में दिया है उसी के बेसिस के ऊपर मैंने आपका ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं और उतना ही मटेरियल हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने टॉपिक नंबर 16 के सीरियल नंबर 1 2 3 4 एंड सीरियल नंबर 5, ये जितने टॉपिक्स हैं ये कवर कर लिए हैं। इनके वीडियोस आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल हो चुके हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग टॉपिक नंबर 6 यानी नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी एकदम ध्यान से आप लोगों को पूरा फोकस इसी टॉपिक के ऊपर लगाना है। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए और वीडियोस को शेयर ज़रूर करिए, ताकि आपके जो भी दोस्त लोग हैं उन्हें सीए इंटरमीडिएट के फ्री यूट्यूब बैच अवेलेबल हो सके और मेरी भी उतनी हेल्प हो जाएगी चैनल को रिलेवेंट स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए। अब हम वापस आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। मित्रों, ये जो ऑडिट की कंप्लीट प्रोसेस है, इस ऑडिट की प्रोसेस में अब मैं आपको थोड़ा कुछ नोट्स बना के बताता हूँ। अब ये देखो, ये हमारे ऑडिटर साहब है। ठीक है, ये ऑडिटर के साहब के पास एक क्वालिफिकेशन है जिसे कहा जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है। अब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, इन्होंने सीओपी यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से लिया है, वहाँ पर रजिस्टर करके, और इन्होंने एक फर्म को ज्वाइन किया है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है। अलग अलग प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, साथ ही में वो ऑडिट की सर्विस भी प्रोवाइड करती है। अब हमारे ये जो सीए साहब है, इनके पास एक असाइनमेंट आता है। ठीक है, वो असाइनमेंट होता है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये पूरी की पूरी जो प्रोसीजर है, ऑडिट की प्रोसीजर, हमें ये पता है कि इसमें जब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं काम की, तो हमें चैप्टर नंबर 2 में हमने जो पढ़ा है कि सबसे पहले हमें एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनानी है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। और उसी के साथ इस स्ट्रैटेजी में जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स या गोल सेटअप किए हैं उनको फुलफिल करने के लिए हमें एक डिटेल्ड ऑडिट प्लान को बनाना पड़ता है। एंड देन विद द हेल्प ऑफ सीनियर ऑडिटर यानी जो हमारा प्रिंसिपल ऑडिटर होगा वो, प्लस उसकी टीम मेंबर्स, ऐसे कंप्लीट लोग मिलकर एक ऑडिट असाइनमेंट को फुलफिल करते हैं यानी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ये जो दो पोर्शन है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ओवरऑल ऑडिट एंड डिटेल्ड ऑडिट प्लान, अब ये दो टर्म्स आप अपने दिमाग में ध्यान में रखना। अब हम टॉपिक नंबर 6 पे आते हैं, जहां पर मैं आपको डिटेल में इसे पढ़ाने वाला हूं। तो
टॉपिक नंबर 6 का हमारा हेडिंग क्या है? नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। अब ये जो ऑडिटर साहब है हमारे, इनके पास एक एंटिटी आती है, ठीक है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उनके पास आती है। उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ठीक है। अब इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिपिक्ट करने के लिए मैंने आपके सामने एक छोटा सा बिल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर तैयार किया है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो एंटिटी है, इसके दो प्रकार के एनवायरनमेंट होते हैं। पहला होता है इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, करेक्ट। ये दो प्रकार के एनवायरनमेंट किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। अब ये जो इंटरनल और एनवायरनमेंट होता है, ये कंप्लीटली कंट्रोल कर सकती है एक एंटिटी, लेकिन जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा उसे कोई भी एंटिटी 100% कंट्रोल नहीं कर सकती। इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ते रहता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। लेकिन जब हम इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम इसे कंप्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, तो वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एक हिस्सा होता है हमारे एंटिटी के इंटरनल एनवायरनमेंट का। अब ये जो एंटिटी है, इस एंटिटी का एक फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है। ये मित्रों हमारी समय की डंडी है। 1 अप्रैल, हमेशा हर साल के 1 अप्रैल पे हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च, अगले साल के 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में होते हैं, इन दोनों तारीख के बीच में होते हैं 12 महीने। इन 12 महीनों में हर एक एंटिटी बहुत सारे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कंडक्ट करती है, लेकिन हमारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का फील्ड है वो मेजरली कंप्लायंसेस एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को डील करता है। तो जो भी ऑडिट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ऑब्वियसली उन सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितने भी डिस्क्लोजर्स होंगे, जितने भी नोट्स टू अकाउंट्स होंगे, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगा, उसमें पूरा का पूरा फाइनेंशियल डेटा इंक्लूड किया जाएगा। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ये हमारे टॉपिक का नाम है। तो ये जो एंटिटी है, इन 12 महीनों में ये एंटिटी जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करेगी, उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा वाया द अकाउंटिंग प्रोसेस। अब ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस होती है, ये इस एंटिटी के भीतर चलेगी, यानी एंटिटी के इंटरनल एनवायरनमेंट का एक हिस्सा होगी, और उसी अकाउंटिंग प्रोसेस को हम कह सकते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है, ये केवल और केवल डील करती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे, उनको क्लासिफाई करेंगे, उनको स्टोर करेंगे। देन हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस चालू होगा, जहां पे हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, फिर उसके बाद में लेजर पोस्टिंग होगा, फिर अकाउंट का क्लोजिंग होगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, एंड उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स को प्रेजेंट किया जाएगा ताकि वो अपने इकोनॉमिक डिसीजंस को प्रॉपर फुलफिल कर सके। तो ये जो फाइनेंशियल डेटा है, इस फाइनेंशियल डेटा को आपके एंटिटी में जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, उस इंटरनल एनवायरनमेंट में एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है जिसे आप अकाउंटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो ये मैंने पूरा पिक्चर आपके एक इंटरनल कंट्रोल का अकाउंटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल से आपके दिमाग में तैयार करने की कोशिश की है, ताकि हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑडिटर एंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एंटिटी। अब ये जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है, यहाँ पे दो मुख्य एंटिटीज है, पहला ऑडिटर और दूसरा हमारा एंटिटी। एंटिटी के इंटरनल एनवायरनमेंट में कंट्रोल्स सेटअप किए जाते हैं ताकि जो भी डेटा एंटिटी जनरेट करेगी उसे प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, एंड बहुत सारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किया जाना होता है। ये हो गया एंटिटी का पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पे
ऐसे 330 का पैराग्राफ नंबर 10 जो है वो एंटिटी ने सेट किए गए कंट्रोल्स को एक ऑडिटर किस तरीके से चेक करेगा या एक ऑडिटर ने किस तरीके से चेक करना चाहिए, इसके बारे में आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है। क्या गाइडेंस प्रोवाइड करता है ऐसे 330 का पैराग्राफ नंबर 10? कि भाई साहब, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट आप करोगे, उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ट्रांजैक्शंस को हैंडल करने के लिए एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तैयार की होगी। उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में बहुत सारे छोटे मोटे कंट्रोल्स होंगे। उन कंट्रोल्स को एक ऑडिटर किस तरीके से चेक करेगा, किस तरीके से ऑडिट एविडेंस गैदर करेगा और उसके बेसिस के ऊपर अपना ऑडिट ओपिनियन बनाएगा। ये वाला गाइडेंस आपको ऐसे 330 द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क, इसका पैराग्राफ नंबर 10 ये गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेगा। अब ऐसे 330 का जो टाइटल है वो है आपका द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क। जब भी एक ऑडिटर किसी भी ऑडिट असाइनमेंट का काम एक्सेप्ट करता है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एंटिटी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी मांगेगा, उसका रिस्क असेसमेंट करेगा। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक ओवरव्यू लेगा, किस प्रकार के ट्रांजैक्शंस उस एंटिटी ने कंडक्ट किए हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करेगा, एंटिटी के एनवायरनमेंट को समझेगा, उसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझेगा, ओवरऑल व्यू बनाएगा एंड देन वो डिसाइड करेगा कि पूरे सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से ऐसे कौन से रिस्की एरियाज है जहां पर मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस है। दैट मीन्स व्हाट, कि हमारे जो ऑडिटर साहब है वो रिस्क असेसमेंट की प्रोसीजर को इनिशिएट करेंगे। अब एक बार ऑडिटर ने रिस्क असेसमेंट कर लिया, फिर जो आइडेंटिफाइड रिस्क है या फिर जो असेस्ड रिस्क है उनको किस तरीके से पूरे ऑडिट प्रोसेस के दौरान रिस्पॉन्ड करना है, ये हमें ऐसे 330 बताता है। तो अब ये आपको ऐसे 330 का टाइटल भी समझ गया, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क। ऑडिट शुरू करने से पहले बेसिक रिस्क असेसमेंट करता है ऑडिटर, फिर जो भी रिस्क की एरियाज या रिस्क उसने आइडेंटिफाई किए हैं रिगार्डिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उनको किस तरीके से ऑडिट की प्रोसेस के दौरान रिस्पॉन्ड करना है, ये गाइडेंस आपको ऐसे 330 प्रोवाइड करेगा। और टॉपिक नंबर 16 पूरा का पूरा यही कोर मैसेज आपको देता है कि भाई साहब, ऑडिट के दौरान जो भी रिस्क असेसमेंट आपने किया, जो भी रिस्क को आपने आइडेंटिफाई किया, उनको किस तरीके से एक ऑडिटर ने रिस्पॉन्ड करना चाहिए ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ ऑडिट। इसका पूरा का पूरा गाइडेंस आपको टॉपिक नंबर 16 में मिलेगा। दैट मीन्स ऐसे 330 में मिलेगा। अब ये जो स्पेसिफिक पैराग्राफ नंबर 10 है, ये आपको एक बहुत ही स्पेसिफिक एरिया के बारे में बताने वाला है। हम क्या करेंगे, अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूं। सबसे पहले हम ऐसे 330 का पैराग्राफ नंबर 10 पढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 10 में 3 सेगमेंट्स है। पहला ये 2 लाइन वाला सेगमेंट, ठीक है। पहला सेगमेंट आपका आएगा क्लॉज ए एंड क्लॉज बी, 2 सेगमेंट्स हो गए। क्लॉज ए में 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा आएगा आपके ये 2 लाइन और दूसरा हिस्सा है आपके ये 3 पॉइंटर्स, ठीक है। और क्लॉज बी आपका एक सेपरेट हिस्सा है जिसमें आपको 2 प्रकार के कंट्रोल्स पता चलेंगे, जो होगा आपका डायरेक्ट कंट्रोल प्लस इनडायरेक्ट कंट्रोल्स। यानी ये जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आप परफॉर्म करोगे, आप ये देखोगे कि एंटिटी के पास कितने सारे डायरेक्ट कंट्रोल्स है और उन डायरेक्ट कंट्रोल्स को सपोर्ट करने वाले इनडायरेक्ट कंट्रोल्स कितने हैं, उनका भी चेकिंग आपको करना पड़ेगा। उनके बारे में भी ऑडिट एविडेंस आपको गैदर करना पड़ेगा। तो ये पैराग्राफ नंबर 10 में 2 मेन क्लॉजेस आपके पास है। ये हो गया इसका बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन क्लॉज ए जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा डिटेल में हमें समझने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हमारे प्यारे इंस्टीट्यूट ने ऐसे 330 में एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेटरी मटेरियल दिया है, जो आपका आएगा पैराग्राफ नंबर 826 से लेकर पैराग्राफ नंबर 828 तक। यानी 3 पैराग्राफ्स आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं ताकि आपको क्लॉज ए अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और यहां पर पैराग्राफ नंबर 826, पैराग्राफ नंबर 827 एंड पैराग्राफ नंबर 828, ये तीनों पैराग्राफ्स मैंने सिक्वेंशियली यहां पर आपको दे दिए हैं। तो इनको हम डिटेल में समझेंगे। तो इतना सारा मटेरियल हमें समझना है टॉपिक नंबर 6 को समझने के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो टेक्स्ट है इसको अच्छे से पढ़ेंगे, डिकोड करेंगे और मैं आपको विजुअली समझाने की कोशिश करूंगा कि ऑडिट के दौरान ऐसे 330 का पैराग्राफ नंबर 10 ऑडिटर को किस तरीके का गाइडेंस प्रोवाइड करता है। सबसे पहला पॉइंट, इन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स द ऑडिटर शैल। अब यहां पे आप देखो, जब भी
आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का प्रोसीजर डिजाइन करोगे और उन प्रोसीजर को परफॉर्म करोगे, तब ऑडिटर साहब ने पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर बी को फॉलो करना है। सबसे पहले वर्डिंग्स आप समझ लो। इन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, यानी जब भी एक ऑडिटर ऑडिट की प्रोसेस के दौरान टेस्ट ऑफ कंट्रोल वाला पोर्शन इनिशिएट करेगा, यानी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किस प्रकार के कंट्रोल्स है उनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेगा, रिस्क असेसमेंट करेगा, फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स यानी कंट्रोल से रिलेटेड ऑडिट एविडेंस गैदर करने के लिए किस तरीके की प्रोसीजर है उनको डिजाइन करेगा और उन प्रोसीजर्स को परफॉर्म यानी इंप्लीमेंट करेगा। यानी जो हमने इस वीडियो के शुरुआत में देखा था कि ऑडिटर साहब के पास एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी होती है और दूसरा ऑडिट प्लान होता है। तो जब भी आप डिजाइन की बात करोगे तो ऑडिट स्ट्रेटेजी हो गई आपकी, एंड परफॉर्मेंस की बात करोगे तो आपका ऑडिट प्लान हो गया, यानी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आप उसको बिल्कुल प्रोसेसेस उसमें लिखोगे और स्टेप वाइज सारी की सारी प्रोसेसेस परफॉर्म करोगे। तो लाइन नंबर 1 का मीनिंग आपको समझ में आ गया। इन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स द ऑडिटर शैल perform other audit procedures in combination with inquiry to obtain audit evidence about the operating effectiveness of controls। यानी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बारे में ऑडिट एविडेंस हमें गैदर करना है और ऑडिटर का सबसे कोर ऑब्जेक्टिव क्या होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में? ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। यानी एक एंटिटी ने जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोल्स सेटअप किए हैं, उन कंट्रोल्स को सेटअप करने के पीछे एक मोटिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को चेक करना मतलब क्या कि एंटिटी ने जिस पर्पस की वजह से, जिस मोटिव को, जिस ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए इन कंट्रोल्स को सेटअप किया है, क्या वो कंट्रोल्स इंप्लीमेंट होने के बाद डिजायर्ड आउटपुट प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते हैं, या कुछ डेविएशन आता है या कुछ बदलाव होते हैं। इसके बारे में आपको ऑडिट एविडेंस गैदर करना है। इन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स द ऑडिटर शैल परफॉर्म other audit procedures in combination with inquiry to obtain audit evidence about the operating effectiveness of controls including, यानी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के दौरान आपको ऑब्टेन करना है ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स। ये तो मेन बात हो गई, लेकिन इसी के साथ साथ इंक्लूडिंग हाउ द कंट्रोल्स वर अप्लाइड एट रिलेवेंट टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड अंडर ऑडिट। यानी आप जिस फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट कर रहे हो उस फाइनेंशियल ईयर के दौरान कंट्रोल्स को किस तरीके से अप्लाई किया गया, किस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया और उनका इफेक्टिवनेस क्या था, इसके बारे में भी आप ऑडिट एविडेंस गैदर करोगे। पॉइंट नंबर 2, आप देखोगे कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में क्या कंसिस्टेंटली प्रॉपरली कंट्रोल्स अप्लाई किए गए या नहीं किए गए। देन पॉइंट नंबर 3 आप देखोगे बाय हुम और बाय व्हाट मीन्स दे वर अप्लाइड। यानी अथॉरिटी, बाय हुम मीन्स आप अथॉरिटी देखोगे। जब भी कोई इंटरनल कंट्रोल अप्लाई किया जाता है तो उसको किस पर्सन के यानी कौन सी अथॉरिटी के बेसिस पर अप्लाई किया गया, एंड बाय व्हाट मीन्स, क्या वो एथिकल था, क्या वो अनएथिकल था, क्या वो फ्रॉडुलेंट था, क्या वो रेगुलर ट्रांजैक्शन था, रेगुलर इंटरनल कंट्रोल था। ये सारी चीज़ों के बारे में आप ध्यान रखोगे। तो जब भी आप ऑडिट एविडेंस गैदर करोगे रिगार्डिंग कंट्रोल सिस्टम्स, आप उसका ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देखोगे, प्लस आप ये देखोगे कि कंट्रोल्स किस तरीके से इंप्लीमेंट किए गए थे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अंडर ऑडिट, कंसिस्टेंटली अप्लाई किए गए थे या नहीं, और उनको अप्लाई करने वाली, इंप्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी कौन थी और उनके मीन्स क्या थे। क्या वो अथॉरिटी एथिकल मीन्स थे या फिर वो किस तरीके से, क्या उन्होंने डॉक्यूमेंटेड एविडेंस जनरेट किया है या फिर उन्होंने सिर्फ अपने एम्प्लॉय को बता दिया है वर्बली ओरली कि भाई साहब ऐसे इन तरीके से आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को फॉलो करना है। तो जब भी रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो वो ज़्यादा कारगर होता है, वो ज़्यादा एफिशिएंट ऑडिट एविडेंस होता है। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ को केवल वर्बली या कोई ऐसा सिर्फ ओरली बता दिया कि भाई साहब आपको ये चीज़ें फॉलो करना है, तो हो सकता है कि एम्प्लॉय उन चीज़ों को भूल जाए। समय के दौरान जैसे जैसे टाइम पास होता है उस हिसाब से हम लोग कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, तो ऐसे समय में कंसिस्टेंसी आपकी क्वेश्चन में आ जाएगी। तो मित्रों पॉइंट नंबर ए जो है पैराग्राफ 10 का ऐसे 330 में, वो ऑडिटर साहब को एकदम क्लियरली बताता है कि देखो जब भी आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का टेस्टिंग करोगे टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, तो आपको सबसे पहले
अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स को तरीके से डिजाइन करना है और उनको अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है। दैट मीन्स सीनियर ऑडिटर प्लस उसके टीम मेंबर्स जो होंगे उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद ये जो ऑडिट एविडेंस आप गैदर करोगे ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में, तो तीन चीजें आप चेक करोगे। हाउ द कंट्रोल्स वर अप्लाइड ड्यूरिंग द रिलेवेंट टाइम्स, यानी जो आपका फाइनेंशियल ईयर है उसमें किस तरीके से कंट्रोल्स का इंप्लीमेंटेशन था, कितने बार उसमें चेंजेस किए गए, कितने बार कंट्रोल्स को रिवाइज किया गया, क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के दौरान इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को ओवरराइड करके बाईपास करके कुछ फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है पास्ट में, ये सारी चीजें आप देखोगे। दूसरा पॉइंट आप देखोगे कि क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कंसिस्टेंटली काम कर रही है या नहीं कर रही है। तीसरा आप देखोगे बाय whom और बाय व्हाट मीन्स दे वर अप्लाइड। ये बेसिक चीजें आप देखोगे वाइल टेस्टिंग द कंट्रोल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद पॉइंट नंबर बी आपको क्या कहता है, डिटरमाइन द ऑडिटर शैल डिटरमाइन whether the controls to be tested depend upon other controls, that is indirect controls, and if so whether it is necessary to obtain audit evidence सपोर्टिंग द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ दोज इनडायरेक्ट कंट्रोल्स। अब ऐसा बहुत बार होता है कि हमें कोई एक टास्क परफॉर्म करने के लिए दो तीन सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री टास्क की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप इमेजिन करिए कोई रेसिपी अगर आप बनाते हो तो रेसिपी सिंगल इंग्रेडिएंट से तो नहीं बनेगी, उसमें बहुत सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स उसमें इंक्लूड करने पड़ते हैं ताकि एक स्पेसिफिक रेसिपी बनके तैयार हो। तो ये जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होती है इट इज लाइक अ रेसिपी। सिर्फ एक टास्क या एक स्टेप परफॉर्म करके आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को पूरी तरीके से बना नहीं सकते। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को सेटअप करने के लिए आपको बहुत सारे सीरीज ऑफ स्टेप्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, प्लस उनके सपोर्टिंग रोल्स में भी आपको लोगों को लगाना पड़ेगा। अब यही से पॉइंट नंबर बी से हमें पता चलता है कि भाई साहब हमारे पास दो प्रकार के कंट्रोल्स होते हैं। पहला डीसी यानी डायरेक्ट कंट्रोल्स और दूसरा होता है आईसी मींस इनडायरेक्ट कंट्रोल। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनकर हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तैयार होता है। तो ऑडिटर साहब को हमेशा ध्यान में रखना है कोर फंक्शंस कौन से हैं और उन कोर फंक्शंस को इंप्लीमेंट करने के लिए या फिर उनको सपोर्ट देने के लिए सपोर्टिंग या इनडायरेक्ट कंट्रोल्स कौन से हैं। इन दोनों चीजों के बारे में आपको ये सारी बातें डिटरमाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो डायरेक्ट कंट्रोल्स प्लस इनडायरेक्ट कंट्रोल्स इन दोनों को पॉइंट नंबर ए एप्लीकेबल होने वाला है। और इसी लॉजिक को अगर हम अप्लाई करते हैं तो बेसिकली पूरी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का जब आप टेस्टिंग करोगे तो आपको पॉइंट नंबर ए अच्छे तरीके से फॉलो करना है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि पॉइंट नंबर ए में आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिया है ऐसे 330 में। सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि जब भी भाई साहब आप कंट्रोल सिस्टम का टेस्टिंग करोगे तो अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स को अच्छे से डिजाइन करो और उसको अच्छे से परफॉर्म करो। जब आप परफॉर्म करोगे अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स को तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आपको ऑडिट एविडेंस गैदर करना है रिगार्डिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स। प्लस यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि भाई साहब यहां पर ये डिजाइन एंड परफॉर्मिंग जो बोलते हैं ना ऑडिट प्रोसीजर्स, तो यहां पर डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स में यहां पर आपको इंक्वायरी नाम की एक ऑडिट प्रोसीजर बताई गई है। इंक्वायरी मीन्स व्हाट कि ऑडिटर साहब किसी मैनेजमेंट मेंबर या एम्प्लॉय से मिलते हैं, उससे बात करते, उससे सवाल पूछते, उससे इंक्वायरी करते कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है और वो जो इन्फॉर्मेशन हमें बताएगा बदले में यानी क्वेश्चन के जो आंसर देगा उसे हम ऑडिट एविडेंस के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको पॉइंट नंबर ए बताता है कि भाई साहब इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट, यानी इंक्वायरी एक ऑडिट प्रोसीजर है लेकिन इंक्वायरी के कॉम्बिनेशन में आपको अदर ऑडिट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करनी पड़ेगी वाइल परफॉर्मिंग द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है, नाउ एक्सप्लेनेशन आपका पैराग्राफ नंबर 10 का कंप्लीट होता है। पैराग्राफ नंबर 10 आपको क्या कहता है, इन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स द ऑडिटर शैल परफॉर्म other audit procedures in combination with inquiry to obtain audit evidence about the operating effectiveness of the controls। यानी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के दौरान आपको करना क्या है, अपनी प्रोसीजर्स को डिजाइन करो, उन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करो और उसी के साथ साथ आपको ऑब्टेन करना है ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। लेकिन जब आप अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करोगे तो इंक्वायरी के साथ साथ यानी इंक्वायरी के कॉम्बिनेशन में दूसरी ऑडिट प्रोसीजर्स भी आपको परफॉर्म करनी है टू गैदर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग
इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। उसी के साथ आपको 3 बातें और ध्यान में रखनी है। हाउ द कंट्रोल्स वर अप्लाइड एट रिलेवेंट टाइम्स, इसके बारे में भी आप जानकारी हासिल करोगे। द कंसिस्टेंसी विथ विच दे वर अप्लाइड, यानी पूरे 12 महीनों में जब भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, जब भी वो एंटिटी ऑपरेशनल थी, क्या इंटरनल कंट्रोल्स कंसिस्टेंटली अप्लाई किए गए। और तीसरा पॉइंट, बाय होम और बाय व्हाट मीन्स दे वर अप्लाइड। अब ये जो पॉइंट नंबर ए है, इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन आपको करूंगा इन 3 पैराग्राफ्स की मदद से। तो यहां पर देखो, सबसे पहले लाइन में क्या कहा गया था, परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर्स इन कॉम्बिनेशन विथ इंक्वायरी। यानी भाई साहब केवल इंक्वायरी परफॉर्म करके काम नहीं होगा, इंक्वायरी के साथ साथ कॉम्बिनेशन में आपको दूसरी ऑडिट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करनी पड़ेगी, ताकि वो आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट, यानी वॉल्यूम में भी आपके पास एविडेंस होगा और क्वालिटी वाइज भी आपके पास ऑडिट एविडेंस होने वाला है। यही आपको पैराग्राफ नंबर 826 बताता है। क्या कहता है वो, Enquiry alone is not sufficient to test the operating effectiveness of controls. Same बात यहाँ पे कही गई है। Perform other audit procedures in combination with inquiry. Inquiry alone is not sufficient to test the operating effectiveness of controls. Accordingly, other audit procedures are performed in combination with inquiry. In this regard, inquiry combined with inspection or re-performance may provide more assurance than inquiry and observation, since an observation is pertinent only at the point in time at which it is मेड। तो यहां पर इन्होंने आपको बता दिया कि भाई साहब अलग अलग प्रकार की ऑडिट प्रोसीजर्स होती है, जिसको परफॉर्म करके आप ऑडिट एविडेंस गैदर कर सकते हो। अब हर एक ऑडिट प्रोसीजर आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करके देगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपका जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, आपका जो प्रोफेशनल जजमेंट है, प्लस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में जो गाइडेंस आपको दिया गया है, इन 3 पैरामीटर्स को मिला के ऑडिटर साहब का एक क्वेश्चन दिया गया है। और वो क्वेश्चन ये कहता है कि भाई साहब ये जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स वाला सिनेरियो आपके ऑडिट में आने वाला है, उसके समय में केवल इंक्वायरी परफॉर्म करके काम नहीं चलेगा। अगर आप केवल इंक्वायरी करोगे एम्प्लॉयज की, तो वो आपको हो सकता है सही इंफॉर्मेशन भी दे या गलत इंफॉर्मेशन भी दे, या कुछ इंफॉर्मेशन यानी पार्शियल इंफॉर्मेशन भी आपको मिल सकती है। तो एक क्वेश्चन आपको दिया गया है पैराग्राफ 826 में, वो क्या कहता है, इंक्वायरी कंबाइंड विथ इंस्पेक्शन और री परफॉर्मेंस। यानी इंक्वायरी तो आप परफॉर्म करिए, हम उसके बारे में आपको कोई डिस्प्यूट नहीं करते, लेकिन इंक्वायरी के साथ साथ आप इंस्पेक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर आप री परफॉर्मेंस ऑफ दोस कंट्रोल भी उसको भी आप चूज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ ऑब्जर्वेशन भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। यानी इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, री परफॉर्मेंस एंड ऑब्जर्वेशन, ये 4 प्रकार की ऑडिट प्रोसीजर्स होती है। इनके कॉम्बिनेशन जो सबसे बेटर सुटेबल कॉम्बिनेशन होगा, वो आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। और ऑब्जर्वेशन के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे बताया गया है। वो क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन इज पर्टिनेंट ओनली एट द पॉइंट इन टाइम एट विच इट इज मेड। अब मैं आपको वापस अपने नोट्स में लेके आता हूं, जहां पर हमने समय की डंडी बना के रखी है। अब मित्रों आप यहां पर बिल्कुल ध्यान देके समझना, ये समय की डंडी है। 31 मार्च के बाद जो पीरियड शुरू होगा, इस पीरियड में ऑडिट होगा, जो मैंने यहां पर रेड से लिखा हुआ है। ठीक है, ऑडिट जो है आपका इस पीरियड में होगा। कौन से डेटा का, यहां पर इन 12 महीनों में जो ऑलरेडी ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं, उस डेटा का ऑडिट आपका करंट पीरियड में होगा। ये वाला जो पीरियड होता है, इसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब हमारे पास किसी प्रकार की कोई टाइम मशीन तो नहीं है कि हम लोग भाई साहब करंट पीरियड से टाइम मशीन में बैठ के पिछले पीरियड में चले गए और फिर यहाँ पे पूरे 12 महीनों को ऑब्जर्वेशन किया कि भाई साहब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छे तरीके से काम किया या नहीं किया, और जाके ऑडिट एविडेंस गैदर किया, फिर से अपनी टाइम मशीन में बैठे और वापस करंट पीरियड में आ गए। दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यही चीज आपको पैराग्राफ 826 बताने की कोशिश करता है। सिंस एन ऑब्जर्वेशन इज पर्टिनेंट ओनली एट द पॉइंट इन टाइम एट विच इट इज मेड। अभी आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, लेकिन इस पास्ट में जो इंटरनल कंट्रोल्स परफॉर्म हो चुके हैं उनका ऑब्जर्वेशन आप नहीं कर पाओगे, लेकिन जो करंट पीरियड में, जिस पीरियड में आप ऑडिट करते हो, जहां पे आप एक्चुअली में एंटिटी में प्रेजेंट हो, उस पीरियड का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के
फंक्शंस को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। यही बात इन्होंने यहां पर बताने की कोशिश की है। इसीलिए क्या होता है, ऑब्जर्वेशन वाली जो प्रोसीजर होती है, ऑडिट प्रोसीजर्स इन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, वो उतना लेवल ऑफ एश्योरेंस हमें प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। अब देखो, जब ऑडिट होता है ना, तो एम्प्लॉयज क्या हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, और एम्प्लॉय हर एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, हर एक पेपर को एकदम अच्छे तरीके से आपके सामने काम करेंगे। लेकिन जैसे ही ऑडिटर साहब ऑर्गेनाइजेशन से गायब हो जाएंगे, तो हो सकता है कि एम्प्लॉयज अपने पुराने काम करने के तरीकों पर चले जाए, यानी लेजीनेस आ जाए, या फिर कुछ स्किप कर देंगे स्टेप, है ना। तो ऐसी गड़बड़ी वो लोग कर सकते हैं। तो जब कोई हमें देखता है, जब कोई हमें रियल टाइम में ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो हम बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। लेकिन अगर हमारा मालिक चले गया, या हमारा मैनेजर चले गया, या हमारा सीनियर अगर ऑफिस में से कहीं चले गया है, 2-3 दिन की छुट्टी पर है, तो हम एकदम रिलैक्स मोड में चले जाते हैं। तो ऑब्जर्वेशन का ये एक ड्रॉबैक है। जब आप ऑब्जर्व करते हो, तब हो सकता है कि आपके सामने दिखाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम होगा, लेकिन आपके पीठ पीछे बहुत सारी गड़बड़ी हो सकती है। तो यहां पर ऑब्जर्वेशन वाले जो आपका ऑडिट प्रोसीजर है, वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में उतना रिलेवेंट नहीं है। ये पैराग्राफ नंबर 826 आपको बताता है। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक सॉल्यूशन भी देता है कि भाई साहब, आप इंक्वायरी करो, और उस इंक्वायरी में जो ऑडिट एविडेंस आपको मिलता है, उसको वापस रीवेरीफाई करो, क्रॉस चेक करो। यानी इंक्वायरी के साथ साथ आप इंस्पेक्शन करो कि भाई साहब, एम्प्लॉय ने जो बात बताई है वो सही में इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, अब आपने इंक्वायरी भी परफॉर्म कर ली और आपने इंस्पेक्शन भी कर लिया। अब आप उसको फर्दर एकदम अच्छे तरीके से डिटेल में काम करने के लिए, आपने इंक्वायरी भी की, आपने इंस्पेक्शन भी किया, और आप एम्प्लॉय को बोलते हो कि भाई साहब, मेरे सामने ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का परफॉर्मेंस फ्रॉम स्टेप 1 से लेकर एंड तक मुझे करके बताओ, ताकि मुझे ऑडिट एविडेंस करने में आसानी हो जाए। तो जब इस तरीके से आप काम करोगे, तब जाके आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलने वाला है। तो जो बातें यहां पर नहीं बता सके पैराग्राफ नंबर ए, पैरा 10 क्लॉज ए में, वो बातें उन्होंने एक्सप्लेनेटरी मटेरियल में बता दिया है। ठीक है, अब पैरा A27 क्या कहता है? The nature of particular control influences the type of procedure required to obtain evidence about whether the control was operating effectively. यानी आप किस तरह की ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करोगे। ऑडिटर के पास टास्क क्या है? कंट्रोल सिस्टम का टेस्टिंग करो और ऑडिट एविडेंस गैदर करो रिगार्डिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स। ठीक है, ये हमारे पास टास्क है। लेकिन पैराग्राफ A27 आपको ये समझाने की कोशिश करता है कि भाई साहब, जिस नेचर का कंट्रोल होगा, यानी जिस पद्धति का कंट्रोल होगा, जिस टाइप का कंट्रोल होगा, ऑडिटर को पहले उस कंट्रोल के बारे में जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, और उसके बेसिस के ऊपर फिर आप डिसाइड करो कि किस तरीके की ऑडिट प्रोसीजर आपके सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को गैदर करने के लिए सूटेबल रहेगी। क्या इंक्वायरी करनी पड़ेगी? क्या सिर्फ इंक्वायरी से काम हो जाएगा? क्या फिर इंक्वायरी या इंस्पेक्शन करना पड़ेगा? या फिर इंक्वायरी या रीपरफॉर्मेंस से काम हो जाएगा? या इंक्वायरी, इंस्पेक्शन एंड रीपरफॉर्मेंस तीनों चीजें करनी पड़ेगी? ये आप डिसीजन अपने प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से लीजिए। द नेचर ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्रोल, यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके की प्रोसीजर को इंप्लीमेंट करके ऑडिट एविडेंस गैदर करते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस इज एविडेंस बाय डॉक्यूमेंटेशन, द ऑडिटर मे डिसाइड टू इंस्पेक्ट इट टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। यानी अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, जैसे कि करंट सिनेरियोज में हर मैक्सिमम, यानी जो डिसेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उनका पूरा काम क्या होता है? सिस्टम के बेसिस पे होता है। यानी मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस में कंप्यूटर सिस्टम्स या फिर आईटी सिस्टम्स की मदद ली जाती है। तो आईटी सिस्टम में क्या होता है? ऑटोमेटेड मोड पे लॉग क्रिएट होता है, वो सिस्टम सारी चीजें रिकॉर्ड करते चले जाती है, और सिस्टम जनरेटेड रिकॉर्ड में अगर आपको कोई अमेंडमेंट्स करनी है, कोई चेंजेस करनी है, तो उसका रिकॉर्ड भी क्रिएट हो जाता है कि भाई साहब, किस व्यक्ति ने लॉग इन किया, किस व्यक्ति ने कौन से चेंजेस किए सिस्टम में, उसका डेट, टाइम स्टैम्प, उसका अथॉरिटी, लॉगिन आईडी, पूरा का पूरा डिटेल में आपको डेटा मिलता है। तो यहां पर ये लोग क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस इज एविडेंस बाय डॉक्यूमेंटेशन, यानी ऑडिटर साहब के पास ऐसा कोई ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को प्रूव करने वाला डॉक्यूमेंटेशन है, तो भाई साहब आप उस डॉक्यूमेंटेशन का इंस्पेक्शन करो, यानी इंक्वायरी करो एंड इंस्पेक्शन करो। तो अलग अलग सिनेरियो के ऊपर अलग अलग सिनेरियो, यानी आपका ऑडिट का सिनेरियो क्या है, प्लस
उस पर्टिकुलर कंट्रोल का नेचर कैसा है, उसके बेसिस के ऊपर तय होगा कि किस तरीके की ऑडिट प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है। फिर पैराग्राफ नंबर 828 क्या कहता है दोस्तों, रीड विथ पैराग्राफ 10, यानी सबसे पहला वाला जो पैराग्राफ है इसके साथ हमें पैराग्राफ 828 को रीड करना है। When more persuasive audit evidence is needed regarding the effectiveness of a control, it may be appropriate to increase the extent of testing of the control as well as the degree of reliance on controls. अब यहां पर देखो कीवर्ड है हमारा मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। ऑडिट की प्रोसेस में ऐसे 200 में आपको क्लियरली बताया गया है कि भाई साहब ऑडिट की प्रोसेस के कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है। उन इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से हम कभी भी कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस गैदर नहीं कर पाएंगे। हमारा ऑडिट एविडेंस हम जो भी गैदर करेंगे वो हमेशा परसुएसिव नेचर का होगा। ये आपको ऐसे 200 एकदम क्लियरली बताता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम चैप्टर नंबर 1 में क्लियर हो गया है। तो यहां पर देखो क्या कहते हैं, व्हेन मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस इज नीडेड रिगार्डिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ अ कंट्रोल, यानी अब मोर ये जो वर्ड है मोर परसुएसिव यानी आपको और डिटेल में काम करना पड़ेगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, नेचर ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बारे में हमने जानकारी की। अब हम एक्सटेंट यानी कितने डिटेल में हमें काम करना पड़ेगा, पैराग्राफ नंबर 828 डिटेल के बारे में यानी एक्सटेंट के बारे में बात करता है। When more persuasive audit evidence is needed regarding the effectiveness of a control, it may be appropriate to increase the extent of testing. यानी अगर इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस करने के बाद भी आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा है या फिर सेटिस्फैक्टरी ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो आपको उस एरिया में फिर आपका क्या जजमेंट होगा कि भाई साहब ये एक रिस्की एरिया है और जहां पर भी रिस्की एरिया आएगा वहां पर मुझे डिटेल में काम करना पड़ेगा। यानी मुझे मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस गैदर करना पड़ेगा। आइदर एक ही सोर्स से मुझे और डिटेल में ऑडिट एविडेंस गैदर करना पड़ेगा या फिर एक सोर्स से मिला हुआ ऑडिट एविडेंस को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए सेम ट्रांजैक्शन के बारे में मुझे 2-3 अलग अलग सोर्सेस से ऑडिट एविडेंस गैदर करने पड़ेंगे। जैसे अगर हम परचेस ट्रांजैक्शन की बात करें तो परचेसेस से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपके ऑर्गेनाइजेशन में होंगे। अब परचेस का जब भी ट्रांजैक्शन इनिशिएट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से, तो वहां पर आपको पूरा का पूरा पेपर ट्रेल मिलेगा। यानी क्या, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है उस मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ने रिक्विजिशन डाला वेयर हाउस में रॉ मटेरियल के लिए रिक्विजिशन डाला। फिर उनको पता चला कि ये पर्टिकुलर रॉ मटेरियल खत्म होते हुए आया, तो उन्होंने क्या किया, रीऑर्डर लेवल पे उसका मटेरियल आ गया, तो उन्होंने परचेस डिपार्टमेंट को बता दिया कि भाई साहब ये मटेरियल लगने वाला है। फिर इंटरनल कम्युनिकेशन का आपके पास डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो गया। उसी के साथ साथ जब परचेस डिपार्टमेंट फाइनली ये डिसाइड कर लेगा कि कितना मटेरियल, कौन सा रॉ मटेरियल परचेस करना है, तो वो फाइनली फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास रिक्विजिशन डालेगा कि ये है, इतना इतना पैसा फाइनेंस हमें प्रोवाइड करो ताकि हम ये मटेरियल ला सके। तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली कम्युनिकेट करता है। इनका पूरा पेपर ट्रेल या फिर वॉइस ट्रेल या जिस तरीके का भी ऑडिट एविडेंस ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है, इंटरनल एविडेंस वो रहेगा। बेसिकली जनरली पूरा पेपर ट्रेल ही होता है और वो सारा डॉक्यूमेंटेशन एक ऑडिटर के पास आने वाला है। तो जब हम परचेस वाले ट्रांजैक्शन की बात करेंगे तो ये इंटरनली जनरेटेड एविडेंसेस तो ऑडिटर के पास है, लेकिन फिर भी ऑडिटर साहब को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस को गैदर करने की कोशिश करेगा। और जिन वेंडर से हम लोगों ने यानी एंटिटी ने परचेसिंग किया है, हो सकता है वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन की प्रोसीजर को इनिशिएट करे और उस पर्टिकुलर वेंडर से बात करे कि भाई साहब आप बताओ, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे हमारा ये स्टैट्यूटरी ऑडिट चल रहा है और इससे रिलेशन में मुझे इनके बुक्स ऑफ अकाउंट में आपका नाम दिखा, XYZ वेंडर, आपके नाम के आगे इस फाइनेंशियल ईयर में पर्टिकुलरली इतना अमाउंट ऑफ परचेस दिख रहा है, क्या ये ट्रांजैक्शन सही में हुआ है या नहीं हुआ है, कि ये एक सिर्फ पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शन है। इस तरीके से आप इंटरनली जनरेटेड ऑडिट एविडेंस को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो एक्सटर्नल कंफर्मेशन को इनिशिएट करके। तो ये सारी चीजें डिपेंड करेगी कि आपका रिस्क असेसमेंट किस तरीके का है। अगर रिस्की एरिया है, रिस्क असेसमेंट आपका तीन लेवल्स होती है, एक लो रिस्क एरिया, दूसरा मीडियम रिस्क एरिया, तीसरा हाई रिस्क एरिया। तो अगर आपका ऑडिट सिनेरियो हाई रिस्क एरिया में जाता है तो आपको
इंटरनली जनरेटेड ऑडिट एविडेंस यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑडिट एविडेंस जनरेट हुआ है उन्हें क्रॉस वेरीफाई करने के लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन की मदद लेनी पड़ सकती है। ये एक बेसिक एग्जांपल मैंने आपको यहां पर पैराग्राफ नंबर 828 की बात को समझाने के लिए डिस्कस किया है। अब हम आगे की बात करते हैं। अब जब भी आप मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस यानी डिटेल में काम करने जाओगे यानी हाई रिस्क एरिया के बारे में काम करोगे, तो मैटर्स द ऑडिटर मे कंसिडर इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इंक्लूड द फॉलोइंग, यानी कितने डिटेल में आपको काम करना है वाइल परफॉर्मिंग द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। तो एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को डिटरमाइन करने के लिए कुछ मैटर्स है, वो मैटर्स यानी ये 5 पॉइंट ऑडिटर साहब को हमेशा ध्यान में रखने। पहला पॉइंट क्या कहता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल बाय द एंटिटी ड्यूरिंग द पीरियड। पूरे के पूरे 12 महीनों का जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें उस इंटरनल कंट्रोल को परफॉर्म करने की यानी उस इंटरनल कंट्रोल के एक्टिव होने की फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या डेली बेसिस पे वो इंटरनल कंट्रोल फंक्शन करता है या वीकली बेसिस पे फंक्शन करता है, मंथली बेसिस पे करता है या फिर क्वार्टरली, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है परफॉर्मेंस की, वो आइडेंटिफाई करो। देन the length of time during the audit period that the auditor is relying on the operating effectiveness of the control। अब ऑडिटर साहब का रिस्क असेसमेंट जो है, क्या ऑडिटर साहब को लगता है कि भाई साहब 12 महीनों में से 3 महीने तक तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ने सही तरीके से काम किया, उसके बाद गड़बड़ी हुई, तो आप क्या करोगे 12 महीनों में से 3 महीनों के लिए यानी पर्टिकुलर टाइम के लिए आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर रिलाय करने वाले हो, यानी 3 महीनों का डेटा आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का सही है और बाकी बचे हुए 9 महीनों के लिए आप क्या करोगे, डिटेल में काम करोगे। तो ये एक बेसिक सिनेरियो मैंने बताया। अब ये डिपेंड करेगा कि आप कितने समय के लिए, कितने टाइम पीरियड के लिए, कितने लेंथ ऑफ टाइम के लिए आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से जनरेटेड डेटा के ऊपर रिलाय करते हो, दैट विल डिपेंड ऑन योर स्पेसिफिक ऑडिट सिनेरियो। तीसरा मैटर क्या कहता है, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन फ्रॉम कंट्रोल, यानी जब भी कोई एंटिटी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करती है, कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करती है, तो उनका एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई साहब ये कंट्रोल परफॉर्म होगा तो हमारे हमारा ये मोटिव या ऑब्जेक्टिव फुलफिल होने वाला है। तो जब हम डेविएशन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या कि जो सेट प्रोसेस है उस प्रोसेस को डेविएट करके, उस प्रोसेस को फॉलो ना करके कुछ अलग किया है क्या, यानी डेविएशन हुआ है क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से, वो देखो। जहां पर भी डेविएशन मिलेगा वहां पर रिस्क आपकी बढ़ जाती है। देन पॉइंट नंबर 4 क्या होता है, the relevance and reliability of the audit evidence to be obtained regarding ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल एट असर्शन लेवल। अब हमें पता है कि ऑडिट की भाषा में 2 प्रकार की लेवल्स होती है, एक ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे हम रिस्क असेसमेंट करते हैं एंड दूसरा असर्शन लेवल पे हम रिस्क असेसमेंट करते हैं। तो असर्शन में भी 3 प्रकार की लेवल्स होती है। तो असर्शन लेवल में रिस्क असेसमेंट करने के लिए हमारे पास होता है अकाउंट बैलेंसेस, फिर होता है हमारे पास पहला लेवल हमारा होता है क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, दूसरा लेवल हमारा होता है अकाउंट बैलेंसेस एंड तीसरा लेवल हमारा होता है डिस्क्लोजर्स। तो असर्शन में जब आप रिस्क असेसमेंट करोगे तो रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस टू बी ऑब्टेन्ड रिगार्डिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर पांचवा पॉइंट आपका क्या आता है, द एक्सटेंट टू विच ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेस्ट ऑफ अदर कंट्रोल्स रिलेटेड टू द असर्शन। अब ये जो अदर कंट्रोल्स वाली बात है ना, ये आपकी आती है पॉइंट नंबर बी में, यानी इनडायरेक्ट कंट्रोल के बारे में जो हमने डिस्कस किया था, ये आपका 5वां मैटर में कवर हो जाता है। तो मित्रों, इस तरीके से पूरा का पूरा जो डिस्कशन है रिगार्डिंग टॉपिक नंबर 6, यहां पर हमारा डिटेल डिस्कशन समाप्त होता है। आई होप, और मुझे ये गारंटी लगती है कि आपको जितनी चीजें मैंने समझाई है सीए इंटरमीडिएट लेवल पे आपको उतनी समझ में आ गई है। अगर नहीं समझिए तो एक बार फिर से आप वीडियो देखिए या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीन पर आपकी जो टेक्स्ट दिख रही है उस टेक्स्ट को एक बार अच्छे से पढ़िए। आई गारंटी यू कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको क्या करता हूं, एक समरी दे देता हूं। हमारे जितने भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हैं वो ऑडिटर साहब को गाइड करते हैं कि भाई साहब अलग अलग सिनेरियोज में किस तरीके से आपको ऑडिट
परफॉर्म करना है। तो उसी में से एक सिनेरियो हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है, जो कि है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के जो भी अलग अलग कंट्रोल्स है जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए रिलेवेंट है, उन्हीं का हम कंट्रोल सिस्टम चेक करेंगे। तो जब भी आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को डिजाइन करोगे या परफॉर्म करोगे, तो आपको क्या करना है, इंक्वायरी के साथ साथ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करनी है, ताकि आपको ऑडिट एविडेंस मिल सके रिगार्डिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। उसी के साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि कंट्रोल्स किस तरीके से रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में अप्लाई किए गए थे, कंट्रोल्स उनमें कंसिस्टेंसी थी या नहीं थी, और किस अथॉरिटी के बेसिस के ऊपर उन कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट किया गया था। उसी के साथ साथ फिर आपको पता चला कि भाई साहब, हमारे पास होते हैं कुछ डायरेक्ट कंट्रोल्स और कुछ होते हैं हमारे पास इनडायरेक्ट कंट्रोल्स, यानी जो हमारे कोर कंट्रोल्स है उनको सपोर्ट करने के लिए हमें छोटे छोटे इनडायरेक्ट कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। उनके बारे में भी हमें ऑडिट एविडेंस गैदर करना पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे 330 पैरा नंबर 10 का है। फिर उसी के साथ आपको पैरा 826 ये बताता है कि भाई साहब, ऑडिट के अलग अलग सिनेरियोज होते हैं, उन सिनेरियोज के बेसिस के ऊपर केवल इंक्वायरी जो है ये अलोन नॉट सफिशिएंट, आपको अलग अलग प्रकार की ऑडिट प्रोसीजर्स इंक्वायरी के साथ परफॉर्म करनी पड़ेगी। उसमें हमें पता चला कि इंक्वायरी के साथ साथ आप इंस्पेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर इंक्वायरी के साथ साथ हम रीपरफॉर्मेंस वाली ऑडिट प्रोसीजर्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन से ही हमें बेस्ट पॉसिबल ऑडिट एविडेंस मिलेगा। इंक्वायरी और ऑब्जर्वेशन के कॉम्बिनेशन से हमें बेस्ट पॉसिबल ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेगा। ये भी हमें पैराग्राफ नंबर 826 में पता चला। उसी के साथ साथ पैराग्राफ 827 आपको ये बताता है कि भाई साहब, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को डिजाइन करने के लिए एंड परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको कंट्रोल सिस्टम को समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके के इंटरनल कंट्रोल्स आप चेक करने वाले हो, उसी के बेसिस के ऊपर आपको अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन करना पड़ेगा। उसी के साथ पैराग्राफ नंबर 8 आपको यह बताता है कि भाई साहब, अभी तक हम लोगों को नेचर पता चला, अब पैराग्राफ 828 आपको बताता है एक्सटेंट के बारे में, यानी आपका कितने डिटेल में काम आपको करना पड़ेगा। ऐसा होता है कि जनरली हम एक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते तो हमें सफिशिएंट, किसी एक सिनेरियो में हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाता है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि यार सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ ऑडिट एविडेंस हमें नहीं मिल रहा है। तो ऐसे एरियाज को हम कहते हैं रिस्की एरियाज। रिस्की एरियाज में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए ऐसे केसेस में हमें मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस के बारे में सोचना पड़ता है, यानी हमें डिटेल में काम करना पड़ेगा। एक ही ऑडिट एविडेंस को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन गैदर करके फिर हमें डिसाइड करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर कि हमें जो ऑडिट एविडेंस मिला है वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट है या नहीं है। और इसी के साथ साथ जब भी आप एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बारे में सोचोगे, तो ऑडिटर साहब को इन 5 मुद्दों के बारे में हमेशा ध्यान से सोचना पड़ेगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा पैराग्राफ नंबर 10 ऐसे 330 का, जिसमें हमने डिस्कस किया नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। यहां पर ये वीडियो होता है समाप्त। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक नंबर 7, जो हमें बताएगा टाइमिंग ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बारे में। ठीक है मित्रों, चलो आगे जाने से पहले एज यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड वीडियोस को शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।